Hello everyone, this is Rohit Mishra. Today we are going to discuss another topic from data visualization and overall perspective, which is the part of the subject data warehousing and data mining. So these are the topics that we are going to discuss in today's lecture, like web mining, which is web content mining, web usage mining, and web structure mining. And then we consider what is temporal mining. ओके तो अगर हम बात करें वेब माइनिंग की तो हम वेब माइनिंग को ये कह सकते हैं कि वेब माइनिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी डेटा को डेटा वेयरहाउस या डेटाबेस से फेच ना करके वेब कंटेंट से जो भी डेटा अवेलेबल होता है उससे उस डेटा को क्या करती है, रिट्रीव करती है, डेटा को माइन करती है। यानी सपोज मान लीजिए हमें किसी भी टॉपिक या किसी भी डेटा को सर्च करना है तो हमें किसी पर्टिकुलर वेयरहाउस की या किसी पर्टिकुलर डेटा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम वेब कंटेंट के माध्यम से उसको क्या करेंगे, फेच करेंगे, रिट्रीव करेंगे। यानी इंटरनेट पे जो भी चीजें अवेलेबल है उसके बारे में, उस डेटा के बारे में हम उसे डिफरेंट टाइप से फेच करेंगे, उसको रिट्रीव करेंगे और रिट्रीव करने के बाद अपनी एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर देंगे। इसका एक और यूज होता है, ये कहता है कि हमारे पास अगर हम वेब माइनिंग के थ्रू किसी डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वो डेटा जो है वो कितना इजिली अवेलेबल है किसी वेबसाइट पे, उसमें कितने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट है, कितनी ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे वो डेटा अवेलेबल है, लोड है, और कितने इजी वे में हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम आपको बताएं कि आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है और आपने किसी डेटा वेयर हाउस में उसके बारे में पढ़ा या फिर किसी डेटा वेयर हाउस में आपने देखा और वो इजी वे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जनरली आप सर्च इंजन पे उसको सर्च करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं उसको आप क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं। वो कंटेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को कंसीडर करते हैं और कंसीडर करने के बाद फाइनली अपने डेटा को एक फॉर्म देते हैं जो कि डिफरेंट वेबसाइट से आपने क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं। तो अगर हम वेब माइनिंग की बात करें तो वेब माइनिंग हमारा ई कॉमर्स या फिर ई सर्विसेज वेबसाइट में ज़्यादा अवेलेबल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के ज़माने में जो भी हम चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या फिर जिस चीज़ों को हम ऑनलाइन सर्च करते हैं उसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से। तो हमारे पास वेब में भी सारे कंटेंट होते हैं, सारे तरीके के डेटा अवेलेबल होते हैं और यूज़र जिस डेटा को अपने अकॉर्डिंग जो है वो रिट्रीव करना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग जो उसको फेच करना चाहता है, तो विद द हेल्प ऑफ वेब वो आसानी से क्या कर सकता है, उस डेटा को माइन कर सकता है। उसके लिए उसको किसी डेटा वेयरहाउस या डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो चीजें सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेब माइनिंग की तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बेसिकली 3 तरीके की वेब माइनिंग होती है। पहला हम देख रहे हैं कि वेब कंटेंट माइनिंग है। देखिए वेब कंटेंट माइनिंग का मतलब होता है कि हम ऐसी चीजें डिस्कवर करें जो कि किसी टेक्सुअल फॉर्मेट में हो, किसी कंटेंट के फॉर्म में हो, या फिर अगर मान लीजिए हमें कहना है कि हम किसी भी ऑडियो को या वीडियो को सर्च कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे, तो हम ये देख सकते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर कंटेंट होगा, एक पर्टिकुलर साइट होगी जिसपे वो डेटा अवेलेबल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने कंटेंट को हम वेब से आसानी से जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं और रिट्रीव करने के बाद उसको जो है हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट पेजेस के वेब कंटेंट हो सकते हैं, यानी हमारा डेटा जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे हो सकता है और डिफरेंट वेबसाइट्स में हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कंटेंट के थ्रू, कंटेंट को देख करके, उसको समझ करके कि किस वेबसाइट का कौन सा कंटेंट हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है और कौन सा कंटेंट हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। यानी एक कंटेंट किसी डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट टाइप का हो सकता है और यूजर अपने अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या कर सकता है, इंटरेक्ट करके अपने डेटा को सर्च कर सकता है। यहाँ लिखा है ड्यू टू heterogeneity and absence of structure in web, automated discovery of new knowledge pattern can be challenging to some extent। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम किसी कंटेंट को वेब पे सर्च कर रहे हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। किसी में वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में समझा दिया गया हो, किसी में वो टेक्सुअल फॉर्मेट में समझा दिया गया हो, किसी में वो विजुअलाइज वे में समझाया गया हो। तो हमें ये पहले देखना है कि हमें किस टाइप का कंटेंट चाहिए। हमें उस डेटा से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो वीडियो के फॉर्म में चाहिए, हमें उस डेटा को जो है वो ऑडियो के फॉर्म में चाहिए, या विजुअलाइज मैनर में हम उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, या सिंपल टेक्सुअल मैनर में रिट्रीव करना चाहते हैं। तो एक कंटेंट किसी वेबसाइट में डिफरेंट टाइप से अवेलेबल हो सकता है, उसकी हेट्रोजेनिटी हो सकती है, नेचर, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
अगर हम बात करें वेब यूजेस माइनिंग की, तो वेब यूजेस माइनिंग ये कह रहा है कि किसी एक डेटा को किसी वेबसाइट पे कितनी बार सर्च किया गया, यानी किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को कितनी बार हिट किया गया, कितनी बार सर्च किया गया किसी एक पर्टिकुलर डेटा को निकालने के लिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसे करंट अफेयर्स के बारे में जो है वो पढ़ाई कर रही है, उसे करंट अफेयर्स रोज अपडेट करने हैं अपने आप को, और वो जाता है सर्च करता है करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट उसके सामने आ जाती है। कुछ वीडियो फॉर्मेट में आते हैं, कुछ ऑडियो फॉर्मेट में आते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसको बहुत सारे लोगों ने क्या किया, हिट किया, तो उसकी प्रायोरिटी जो है वो टॉप पे आ जाती है। आप देखते हैं कि जब आप किसी कंटेंट को सर्च करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आती हैं और उसमें टॉप से लेके बॉटम तक अलग अलग वेबसाइट्स रहती हैं। टॉप वेबसाइट का मतलब ये कि उसको सबसे ज्यादा लोगों ने क्या किया, यूज किया, उसके हिट सबसे ज्यादा हैं और उसके कंटेंट को लोगों ने पसंद किया। तो वेब यूजेस माइनिंग भी यही हमारा कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा को अगर हमें वेब से रिट्रीव करना है, इंटरनेट से रिट्रीव करना है, तो हमें उसकी प्रायोरिटी चेक करनी पड़ेगी कि वो किस वेबसाइट पे सबसे ज्यादा प्रायर तरीके से अवेलेबल है, और या फिर किस सबसे लीस्ट प्रायोरिटी भी हम देखते हैं कि सबसे लीस्ट में कौन सी प्रायोरिटी है। तो वेब यूजेस का वही मतलब है कि किसी भी वेबसाइट में कोई भी डेटा अवेलेबल है, तो सबसे ज्यादा बार किस वेबसाइट्स को हमने यूज किया, उसके यूजेस कितने हैं और वो किस प्रायोरिटी पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ लिखा है, आप डेफिनेशन देख लीजिए, इट डील्स विद स्टडिंग द डेटा जनरेटेड बाय वेब सर्वर सेशन और बिहेवियर। इट माइंड द सेकेंडरी डेटा डिराइव फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ यूजर विद द वेब। जितना यूजर उसको इंटरेक्ट करेगा उतना ही उसकी जो है हिट बढ़ती जाएगी और उतना ही उसकी प्रायोरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर हम वेब यूजर माइनिंग की बात करें तो हम यहाँ पे दो चीजें कह सकते हैं। एक तो होता है सेशन विजिटर एनालिसिस और दूसरा है ओलैप एनालिसिस। कई सारी जगहों पे ओलैप एनालिसिस हमने आपको बताया है कि ओलैप एनालिसिस क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जिसमें हम किसी भी वेब कंटेंट को क्या करते हैं, ऑनलाइन एक्सेस करते हैं। अगर हम सेशन एंड विजिटर एनालिसिस की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया कि किसी भी वेबसाइट में कितने ज्यादा यूजर्स ने हिट किया, उस वेबसाइट को कितने ज्यादा से ज्यादा यूजर ने यूज किया अपने जो है कंटेंट को लेने के लिए, अपने कंटेंट को पढ़ने के लिए, तो वो सेशन और विजिटर एनालिसिस बताता है कि कितनी बार उस सेशन में, किस सेशन में कितने विजिटर ने उस वेबसाइट को एक्सेस किया, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रायोरिटी जो है वो सेट होती है। तीसरा वेब माइनिंग है वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग ये कहता है कि ये लिंक डिस्कवर करता है। मैं आपको फिर एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाता हूं कि मान लीजिए कोई आपने जो है, मान लीजिए आपने डेटा माइनिंग सर्च किया किसी वेबसाइट पे जाकर, किसी सर्च इंजन पे जाके आपने डेटा माइनिंग सर्च किया, तो उस डेटा माइनिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आपकी जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपको किस वेबसाइट पे लिंक करानी है अपनी चीजों को, किस वेबसाइट को आपको कंसीडर करना है और किसे आपको निगलेक्ट करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टॉप प्रायोरिटी पे वेबसाइट आपके पास शो हो रही हो, आपका जो भी कंटेंट हो वो उससे रिलेटेड सारी चीजें को शो करा दे। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी लिस्ट वेबसाइट होती हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे नीचे होती हैं, उस पे आपके कंटेंट इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। टॉप प्रायोरिटी से ये मतलब नहीं है कि आपके सारे के सारे कंटेंट उस वेबसाइट पे मिल जाए। तो ये वेब स्ट्रक्चर माइनिंग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स की स्ट्रक्चर को बताती हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है, और ये यूजर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की वेबसाइट को यूज करता है। और वो यूज इसलिए होता है क्योंकि यूजर ये जानता है कि हमारे हमसे रिलेटेड जो कंटेंट जो हमको चाहिए वो प्रायोरिटी बेसिस वेबसाइट पे ना मिल करके हमको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे या किसी पर्टिकुलर लिंक पे जा करके मिला है। यानी ये कनेक्ट करता है लिंक को हाइपर लिंक से। यहाँ लिखा है, इट इज यूजेस टू आइडेंटिफाई द वेब पेजेस आर आइदर लिंक बाय इंफॉर्मेशन और डायरेक्ट लिंक कनेक्शन। किसी वेबसाइट पे जाने के लिए हमें किसी लिंक की जरूरत होती है, उस लिंक को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी लिंक पे क्लिक करते हैं, वो लिंक जो है वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट की हाइपर लिंक से कनेक्ट होती है, और देन हम उस पेजेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वेब स्ट्रक्चर माने ये भी बताता है कि जब जैसे मान लीजिए किसी भी स्ट्रक्चर वेबसाइट में हमारे पास कोई भी चीज है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटाबेस में अवेलेबल है, यानी हर वेबसाइट का अपना खुद का भी कोई डेटाबेस होगा, यानी जब भी यूजर उसे हिट करेगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं वेब पेजेस की भी स्टोर हो रही होगी। यानी एक डेटाबेस जो नेट पे अवेलेबल है वो तो है ही, साथ साथ जिस यूजर ने उसको एक्सेस किया उसकी भी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है,
कहीं ना कहीं वेब पेजेस पे स्टोर होती जा रही है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कह रहा है वेब स्ट्रक्चर माइनिंग कैन बी वेरी यूजफुल टू कंपनीज टू डिटरमाइन द कनेक्शन बिटवीन टू वेबसाइट्स। अगर किसी दो वेबसाइट्स में कोई डेटा अवेलेबल है तो उस दो साइट्स को हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी किसी एक साइट को हमने एक्सेस किया और कुछ और रिलेटेड कंटेंट जो है वो किसी और दूसरी साइट में है। जनरली आपने इस चीज को विकीपीडिया पे या और किसी पे ब्रिटानिका के उसमें देखा होगा कि आप किसी कंटेंट को आप सर्च कर रहे हैं तो वहां पे उनके टेक्स्ट में कहीं ना कहीं एक लिंक बनी होगी जिसको कहेगा कि यहाँ टच करने से उसके बारे में और आपको चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाती होंगी, यानी वो लिंक जो है वो किसी न किसी हाइपर लिंक से कनेक्टेड है। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ वेब माइनिंग की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जो होती है हमारी, उसमें हम यूज कर सकते हैं उसमें कि किस तरीके से वेब माइनिंग अवेलेबल होती है। सर्च इंजन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको कोई भी चीज सर्च करनी है तो आप बेसिकली किसी सर्च इंजन को फॉलो करेंगे अपने डेटा को सर्च कराने के लिए। ऑनलाइन ऑक्शन में भी एप्लीकेशन होता है वेब माइनिंग का। आप लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑक्शन कर सकते हैं, किसी भी चीज को खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन में भी हो सकता है और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एनालिसिस में भी हमारे पास वेब माइनिंग का यूज होता है। ओके, तो बात करते हैं टेम्पोरल माइनिंग की। और टेम्पोरल माइनिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती है कि टेम्पोरल माइनिंग में हम ये करते हैं कि हम टाइम वेरिएशन की बात करते हैं। टाइम वेरिएशन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ डेटा हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि किसी सर्टेन टाइम पे क्या होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो हमें किसी डेटा को माइन करने के लिए उसके टाइम वेरिएशन को बहुत ध्यान से समझना होगा। और अगर हमें ये पता हो जाएगा कि कितने पर्टिकुलर टाइम पे वो डेटा जो है वो रिफ्रेश हो रहा है, वो मॉडिफाई हो रहा है, तो हम उसकी माइनिंग में ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस डेटा को माइन कर लेना है, अदरवाइज उसमें क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको एक एग्जांपल के रूप में इस चीज को बताएं तो हमने कहा कि हमारे पास टेम्पोरल माइनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और स्टूडेंट के रिकॉर्ड में उसका जो भी एग्रीगेट परसेंटेज है वो हर सेमेस्टर चेंज हो जाता है। यानी किसी स्टूडेंट का मान लीजिए फर्स्ट ईयर में कुछ परसेंटेज रहा हो, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ परसेंटेज रहा हो और सेकेंड ईयर आने में वो उसका एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो बढ़ गया, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर आने में फिर वो एग्रीगेट परसेंटेज मॉडिफाई हो गया। यानी हम ये देख रहे हैं कि हर 6 महीने पे उसके एग्रीगेट परसेंटेज में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जा रहे हैं और उसमें जो डेटाबेस जहाँ पे ये अवेलेबल है उसके परसेंटेज का रिकॉर्ड, उसमें हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ जा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसका जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो टेम्परेरी है, वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हर साल एक जैसा रहेगा, उसमें कुछ सर्टेन पीरियड के बाद क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की अगर हम डेटा को माइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो माइनिंग परफॉर्म होगी वो टेम्परल माइनिंग होगी। क्योंकि वो पर्टिकुलर डेटा किसी टाइम पीरियड के बाद अपने आप को चेंज कर ले रहा है। So here the definition of temporal data mining is to refer the extraction of explicit, non-trivial and potentially useful abstraction information for large collection of temporal data। हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है वो पोटेंशियली यूजफुल होती है, नॉन ट्रिवियल होती है और इम्प्लिसिट होती है। अगर हम बात करें कि टेम्पोरल माइनिंग के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर टाइम सीरीज या इवेंट सीक्वेंस या टेम्पोरल डेटाबेस हमारे टेम्पोरल डेटा माइनिंग की एक एग्जांपल है। The main aim is to discover temporal pattern, unexpected trend और other hidden relation in large sequence of data। हम बड़े से डेटा में क्या देख सकते हैं, उनके पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं कि वो कितने समय में वो चेंज होगा और कितने समय में वो चेंज नहीं होगा। अगर हम टेम्पोरल डेटा माइनिंग की बात करें, उसके टाइप की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टैटिक टाइप का होता है, सीक्वेंस होता है, टाइम स्टैम्प होता है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डेटा जो बहुत जल्दी चेंज ना हो, उसको चेंज होने में काफी टाइम लगे। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए आपका परसेंटेज है तो ऐसा नहीं है कि रोज का रोज वो चेंज होता रहेगा, उसको हर बार चेंज होने में 6 महीने का समय लगेगा। आपके एग्रीगेट परसेंटेज रोज के रोज नहीं चेंज होंगे। हाँ, अगर आपके किसी और डेटाबेस की बात करें तो वो हो सकता है चेंज हो जाए। आपकी अटेंडेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम डेटा बनाए और उसकी बात करें तो हो सकता है कि वो वीकली चेंज होता रहे। किसी वीक में आपकी 100% अटेंडेंस रहे और किसी वीक में आपकी 100% अटेंडेंस ना रहे, वो कम हो जाए। तो ऐसा डेटा जो बहुत टाइम पे डिपेंड नहीं करता है या जिसको चेंज होने में काफी समय लगता है, उस तरीके का डेटा हमारा
टेम्परल डेटा कहलाता है। उस तरीके के डेटा की माइनिंग में हम टेम्परल माइनिंग करते हैं, स्टैटिक टेम्परल माइनिंग करते हैं। सीक्वेंस टेम्परल माइनिंग की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी टाइम पीरियड पे वो चीजें फिक्स रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट बास्केट एनालिसिस का हमने एग्जाम्पल किया था, उसमें हमने देखा था कि किसी टाइम इंटरवल में ही वो क्या होता है, कोई डेटा चेंज होता है, उसके पहले या उसके बाद में वो चीज चेंज नहीं होती है। जैसे हम आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल बताएं कि अगर हम दिन और रात की बात करें तो एक सर्टेन टाइम के बाद दिन होता है और एक सर्टेन टाइम के बाद रात आ जाती है, और फिर वो चीज रिपीट होती है, फिर वो सर्टेन समय के लिए दिन होता है फिर रात होती है। ऐसा नहीं कि वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, कभी दिन हो जा रहा है, कभी रात हो जा रही है, कभी दिन हो जा रहा है, कभी रात हो जा रही है। तो उसका एक सीक्वेंस है कि पहले दिन होगा, फिर रात होगी, फिर दिन होगा, फिर रात होगी, इस तरीके से। टाइम स्टैम्प पे हम ये देखते हैं कि टाइम स्टैम्प में एक डेटा ऐसा होता है जो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में किसी सीक्वेंस को फॉलो करता है, किसी टाइम स्टैम्प को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल सेंसेक्स डेटा, हम सेंसेक्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे दिन की एनालिसिस होती है कि आज पर्टिकुलर डेज में सेंसेस का क्या डेटा रिट्रीव हुआ, उसके बाद उसको हम छोड़ देते हैं और फिर अगले दिन के सेंसेस का रिकॉर्ड परसीव करते हैं, फिर उस दिन को छोड़ देते हैं और उसके अगले दिन का रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं। यानी ये टाइम स्टैम्प बताता है कि इतने पर्टिकुलर टाइम का डेटा ही हमें कंसीडर करना है, अदरवाइज हमको डेटा को क्या कर देना है, पीछे छोड़ देना है। फोर्थ है टेम्पोरल डेटा माइनिंग का, फुली टेम्पोरल डेटा माइनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक वैलिडिटी प्रोवाइड करता है डेटा एलिमेंट को जो टाइम डिपेंडेंट होती है, यानी वो डेटा जो कि टाइम डिपेंडेंट होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के चेंज होने के साथ वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की जो हमारे पास टेम्पोरल डेटा माइनिंग होती है उसे हम फुली टेम्पोरल डेटा माइनिंग कहते हैं। अगर हम टेम्पोरल डेटा माइनिंग के टास्क की बात करें तो टेम्पोरल एसोसिएशन होता है, टेम्पोरल का क्लासिफिकेशन होता है, टेम्पोरल कैरेक्टराइजेशन होता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है और सीक्वेंस एनालिसिस होता है। इसमें जो शुरू के 3 पार्ट हैं ये एक्सप्लिसिट टेम्पोरल डेटा माइनिंग का पार्ट है, और बाकी जो है वो नॉन एक्सप्लिसिट टेम्पोरल डेटा माइनिंग का पार्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सारे वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मेरे ईमेल आईडी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।